Dear students, today we are going to discuss about the poem Dust of Snow written by Robert Frost. And Robert Frost, this poem is very much important. ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम है जो डस्ट ऑफ स्नो के नाम से है ये काफी फेमस है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में हम जान लेते हैं कि इंग्लिश के जो कवि हैं उनमें से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यानी कि पोइम्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी समझी जाती है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोइम डस्ट ऑफ स्नो ये क्लास 10th के सिलेबस में भी अभी सीबीएसई आरबीएसई और अन्य बोर्ड में भी चल रही है। एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट है जो अमेरिकन पोइट है जो बाद में इंग्लैंड में स्थापित हो गए थे। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोइम्स है उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एज ही इज नोन एज अमेरिकन पोइट बट लेटर ऑन ही सेटल्ड देयर इन इंग्लैंड एंड हिज पोएम्स ब्यूटीफुली एक्सप्रेसेस ह्यूमन इमोशंस। यानी मानवीय इंसान के जो पहलू हैं इनके बारे में ये उनकी भावनाओं को बहुत ज्यादा प्रदर्शित करते हैं। उन जो ह्यूमन इमोशंस को जिस वे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है उस प्रकार की राइटिंग बहुत कम पोइट्स में मिलती है। He is known as the well successful, well settled poet because he explains about the ordinary life, the life which is found in the rural areas, ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में वो मोस्टली लिखते हैं, कंट्री साइड के बारे में वो लिखते हैं। उनकी कविताओं की एक विशेषता ये भी रहती है कि सिंबोलिज्म इज फाउंड इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम्स। वो सिंबल्स जो देते हैं उन सिंबल्स में बहुत सारी चीजें वो छुपी हुई होती हैं। एंड he also tells the philosophical ideas। जो फिलोसॉफिकल आइडियाज हैं जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम्स की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से माना जाता है जो फिलोसॉफिकल आइडियाज एट द सेम टाइम ही क्रिएट्स द images whenever we read the poems of Robert Frost, the most important thing we find these are the symbolism and imagery at the same time the word he is also known as the word painter कि वो वर्ड पेंटर के रूप में जाना जाता है। and all these things these are based on the reality, that's why Robert Frost is known as the realistic descriptionist कि एक ऐसा पोइट है जो जिंदगी की वास्तविकताओं को उजागर करता है। जो मीनिंग होता है वो समझने में बड़ा टिपिकल भी होता है। एंड ही हैव द क्वालिटीज विच आर फाउंड इन जॉन कीट्स जो इंग्लिश का महान कवियों में से एक माना जाता है जॉन कीट्स। यानी कि अगर हम माने कि जॉन कीट्स को अगर जिसने नहीं पढ़ा तो ये माना जाता है कि उसने इंग्लिश को नहीं पढ़ा है। So he have the qualities of John Keats. That's why he is also called that he is influenced by John Keats. कि उस वो जॉन कीट्स से बहुत ज्यादा प्रभावित है। उसकी कविताओं में जॉन कीट्स की झलक दिखाई देती है। And as the way adopted by John Keats, the same qualities are also found in Robert Frost's poems. It says that Robert Frost used nature and simple language which is used by the ordinary people। जो एक ये क्वालिटी है जो विलियम वर्ड्सवर्थ में पाई जाती है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ है वो ऑर्डिनरी पीपल्स की लैंग्वेज को यूज में लेता था। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उसकी कविताओं में भी ये झलक पाई जाती है कि ऑर्डिनरी लाइफ, ऑर्डिनरी लैंग्वेज, रूरल सेटअप एंड by using all these methods, he conveys a deep meaningful poems. His poems are also known as the meaningful poems because deep thoughts and emotions are expressed by Robert Frost। यानी मानवीय भावनाओं और गहरे विचारों को उजागर करती है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री। His poetry is admired for its musical quality। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविताओं में म्यूजिकल क्वालिटी भी पाई जाती है। म्यूजिकल क्वालिटी इज आल्सो फाउंड इन पिक्टोरियल क्वालिटी वी हैव डिस्कस्ड। ही इज नोन एज द वर्ल्ड पेंटर। ये उसकी कविताओं को जब हम पढ़ते हैं तो आंखों के सामने पिक्चर उभर कर सामने आती है। और जब हम किसी भी पोएट को पढ़ते हैं
और उसके पढ़ते समय अगर हमारी आंखों के सामने पिक्चर उभर कर आती है तो उसे पिक्टोरियल क्वालिटी कहा जाता है। इंग्लिश के बहुत कम ऐसे कवि हुए हैं जिनमें ये क्वालिटी पाई जाती है। ये क्वालिटी जो सबसे पहले देखने के लिए बड़े स्तर पर मिली थी वो जॉन किट्स के द्वारा वो किए गए जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई कविताओं में मिलती थी। तो ये जॉन किट्स की क्वालिटी है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट में देखने के लिए मिलती है। इसी वजह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। इनके पोएम्स में मैसेज होते हैं वो काफी मीनिंगफुल होते हैं और डीप मैसेजेस होते हैं। उनकी कुछ महत्वपूर्ण जो कविताएं हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हुई है उनमें से रोड नॉट टेकन जो बहुत ज्यादा चर्चित है, डस्ट ऑफ स्नो जो कि हम पढ़ रहे हैं, एंड फायर एंड आइस उनकी अनदर पोइम फायर एंड आइस। वो छोटी छोटी कविताएं हैं। ये छोटी कविताएं जिनके बारे में हम चर्चाएं कर रहे हैं उनमें से एक कविता ये भी है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, डस्ट ऑफ स्नो। देन अब इस कविता के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट हालांकि छोटी कविता है, बहुत छोटी कविता है। इस कविता के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी है और बहुत ज्यादा फेमस भी रही है इनकी ये कविता। कि one day the poet was in a depressed and regretful mood। कि सुबह से ही जो कवि था वो उदास था, परेशान था। अपने उस परेशानी और उदासी भरी स्थिति में he went to the rural area in the hilly areas where fresh snowfall was there। कि वो इंग्लैंड के उन माउंटेन एरियाज में चला गया, गंभीर विचारों में खोया हुआ था। एंड उन जो हिली एरियाज था उसमें फ्रेश स्नोफॉल हुआ था, उससे कुछ ही समय पहले स्नोफॉल हुआ था। एंड द ट्रीज एंड सराउंडिंग दीज वर कवर्ड विद द स्नो, द फ्रेश स्नो। जो पूरा क्षेत्र था वो सारा सारा बर्फ से ढका हुआ था। एंड he was moving by that areas nearby the trees in the hilly area। Suddenly he was standing by a tree and the tree was of hemlock। जो ट्री था वो हेमलॉक का था जो कि एक जहरीला पौधा होता है। इसे शुभ या अच्छा नहीं माना जाता है। कवि को पता भी नहीं था कि वो हेमलॉक के नजदीक खड़ा है जो कि एक जहरीला पौधा है। इसे अच्छा नहीं माना जाता, ये दुख और परेशानियों का प्रतीक समझा जाता है। जब वो उस पेड़ के नजदीक खड़ा था उसी समय एक क्रो आया। सडनली एक क्रो which was sitting there on that hemlock tree, वो वहां से उड़ा। और उसके उड़ने से क्या हुआ कि उसकी जो हेमलॉक ट्री की ब्रांच थी वो हिली और उसके जब द ब्रांच ऑफ दैट हेमलॉक ट्री shook and some snow, fresh snow, it fell upon the poet। वो ताजा जो बर्फ थी वो कवि पे गिरी। And he was surprised to see that it was a new experience for him because he was lost in the ideas, self ideas and in meditative mood। चिंतनशील विचारों में था, उदास था, परेशान था। जो अचानक ये गतिविधि हुई जिसके बारे में वो उसे जानकारी नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। इससे कवि का जो मूड था, हालांकि ये घटना थी वो बहुत छोटी घटना थी, तो इट वाज ए स्मॉल इंसिडेंट बट इट चेंज्ड द पोएट्स मूड एंटायरली। पूरी तरह से ही इसने क्या किया, जो पोएट था उसके मूड को चेंज कर दिया। अब हम देखते हैं कि मोस्टली जो कवि होते हैं वो ब्यूटीफुल बर्ड्स होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स के बारे में चर्चा करते हैं, या फिर ऐसे जो बर्ड्स हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं जिनकी जो वॉइस होती है वो अच्छी होती है, कानों को अच्छी लगती है। बट हियर द पोइट हैज यूज्ड टू ऑब्जेक्ट्स, वन हेमलॉक ट्री व्हिच इज नॉट कंसीडर्ड गुड, एट द सेम टाइम क्रो। जो क्रो का उसने जो प्रयोग किया है कविता में, ये दोनों ही अच्छे नहीं माने जाते हैं, ऑस्पिशियस नहीं माने जाते हैं। और कवि ने ये दर्शाया है कि दोनों ही चीजें जो कि अच्छी नहीं मानी जाती हैं, इसने कवि के मूड को पूरी तरह से बदल दिया। एंड
whatever the negativity was there, it changed into positivity. कवि के जो विचार थे, जो कुछ समय पहले नेगेटिविटी से भरे हुए थे, उदास था, परेशान था, वो टोटली चेंज हो गया। एंड लाइफ सीम्ड होपफुल फॉर हिम, और उसमें आशा की एक नई किरण जागृत हुई। इन दिस वे वी कैन से द पोएट कन्वेज ए मैसेज, एक बड़ा मैसेज कवि देता है। वो मैसेज क्या है? दैट नेचर हैज सेल्फ हीलिंग पावर, ये प्रकृति है। विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह ही वह कहता है कि नेचर में सेल्फ हीलिंग पावर होता है, और इसमें ऐसा, नेचर में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता जो कि पूर्णतया हार्मफुल हो। लाइक देयर इज नथिंग हार्म कंप्लीटली हार्मफुल इन नेचर, की प्रकृति में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम कंप्लीटली हार्मफुल कह सकें। उसमें नेगेटिविटी के साथ साथ कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर मिलती है। देन even the things which are usually considered negative, कि प्रकृति में जो चीजें जिनके बारे में हम एक कॉन्सेप्ट बनाए बैठे हैं कि वो हार्मफुल है, जो कि अच्छा नहीं है, जो नेगेटिव है, वो पूरा का पूरा, जैसा कि एग्जांपल दिया गया, लाइक द क्रो एंड द हेमलक ट्री, ये जो ट्री है ये भी हमारे मूड को चेंज कर सकते हैं, हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। So the poem teaches a small moment in nature can heal sadness and transform our thoughts positively. कवि का कहना यह है कि जो छोटी छोटी चीजें जो प्रकृति में घटित होती है, वो भी हमें पूर्णतया बदल सकती है। So this is the message of the poet. Here you can see that the poet is standing. अब आप इस चीज को देखिए, कवि यहाँ खड़ा है, अपने विचारों में खोया हुआ है। ऊपर एक हेमलॉक ट्री है जिसपे अभी ताजा ही स्नोफॉल हुआ है, उस पे कौवा पहले से था। एक crow already was sitting there on that hemlock tree branch and when it shook, जब वो मूवमेंट, कौवे ने मूवमेंट किया, उसी समय जो डस्ट ऑफ स्नो, दिस इज द डस्ट ऑफ स्नो, जो डस्ट स्नो के पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, वो कवि पे गिरे and it changed the poet's mood totally. कवि को लग रहा था कि जो उसका दिन बर्बाद हो चुका है, वो सब कुछ बदल चुका है, वो बदल चुका था। Now we are going to discuss about the word meanings of the poem. Dust of snow का मतलब यहाँ हो जाएगा fine particles of the fresh snow, जो स्नो थे उसके पार्टिकल, छोटे छोटे पीसेज। हेमलॉक ट्री क्या होता है? ये एक पॉइजनियस ट्री माना, जहरीला पौधा होता है, लोग इसके नजदीक में नहीं जाना चाहते और अच्छा नहीं माना जाता है। क्रो के बारे में हम जानते हैं कि एक ब्लैक बर्ड होता है और इसको अच्छा नहीं समझा जाता है, दोनों ही कारण से। दोनों कारण कौन कौन से? इट्स कलर, इसके कलर की वजह से कौवा अच्छा नहीं माना जाता है। एट द सेम टाइम का इसकी वॉइस होती है वो भी अच्छी नहीं मानी जाती है। दैट्स व्हाई both these things, hemlock tree which is used here in the poem and the crow, these both are not considered good. And it says that shook down, क्या हुआ? जब वो हिला तो हिलने की वजह से it caused the fall of the snow particles on the white. And one more word used, it means regretted, यानी कि जिसपे उसे दुख था, पश्चाताप था, परेशान था। And saved some part of the day, it means the half of the day was ruined by that was ruined, but remaining half day it changed into positivity and he became helpful. In this way we can say that poet's mood was changed from bad to good, from disappointed to hopeful. Mood, here state of the mood is considered. Day means the time or the occasion, the remaining day. Here the day indicates towards the remaining day which was saved by that incident. Now let us read the poem Dust of Snow, the one of the most important poems written by Robert Frost. Like the incident I have told you, the way a crow shook down on me, shook down on me. The way in which the snowfall
was caused to fall on the poet because of that crow कि जिस ढंग से जिस तरीके से कव्वे ने उस ब्रांच को हिलाया and because of the movement the particles of the snow which fell upon the white means the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. And here you should see the ordinary way, ordinary words, and ordinary language. It is the quality of Robert Frost that in the style is very good, which is not found in the poets of the Middle Age. He says this thing: the way a crow shook down on me, the dust of the snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood. Has given my heart a change of mood. It means that the crow which caused the snow particles to fall upon the white and the snow particles came from the hemlock tree had changed the poet's heart and changed of the mood of the poet and saved some part of the day and saved some part of the day of a day. It means of that day, the day I had rued. It means regret. The poet says this thing that the way in which a crow shook down the snow particles on the poet from the hemlock tree has changed the poet's mood, changed the poet's heart, and the half of the day, which was ruined because of the helplessness, because of the negativity, because of the disappointment, and half of the day it was changed in the way of the positivity. He became hopeful, and the change of the mood was caused because of that snow particles falling upon the poet. This is the point only. Simple words, simple language, and a great message has been given by the poet. Now we should see that symbols in this poem. What are the symbols? Let us discuss. Crow. Crow in this poem indicates towards the negativity, sadness, and bad luck. Means to say, before that, the thing which is considered negative, which is considered the cause of the sadness, and which is also considered to give the bad luck. But here in the poem, you have seen this thing that poet, that crow has not given negativity or sadness or bad luck to the poet. It caused to change in the mood of the poet. The crow is expected to bring positivity and give the poet's mood. Here, one thing happened. It was extraordinary, unexpectedly. It means because the crow symbolizes for negativity, sadness, and bad luck. It had done contrary to that expected thing. Like crow is expected to give negativity. कौवे से हम यही आशा करते हैं कि वो जहाँ का कहीं भी होगा बैड लक लाएगा, नेगेटिविटी को बढ़ाएगा, सैडनेस को लाएगा. But here the crow has coached to give the positivity and change in the mood of positivity and change of the poet's mood here. Hemlock tree. What is that? ये सिंबलाइज करता है सोरोज को, सफरिंग को, पेन को, पीड़ाओं को और डेथ को. ये इंडिकेट करता है डेथ को, कष्टों को, पीड़ाओं को, दुखों को इंडिकेट करता है. बट यहाँ इस पोइम में क्या हुआ है कि that unpleasant things in the life can lead to the happiness and healing. अब आप यहाँ देखेंगे कि कभी सुबह से ही नेगेटिव था, उदास था, परेशान था. अगर वहां हेमलॉक ट्री के नजदीक कभी नहीं जाता तो क्या उसे उस दिन हैप्पीनेस या हीलिंग, जो उसके थॉट्स थे, नेगेटिव थॉट्स थे, उनका हीलिंग पावर उसे मिल पाता. हियर इन दिस पोएम it caused to give goodness to the poet. It has a good effect on the poet. And
one thing, dust of snow, white colored, and white color indicates towards purity, peace, and freshness. The fresh dust of the snow, it indicates towards the freshness. Look at here, a small moment of the nature brings emotional renewal and hope. It gives hope to the poet, and it has saved some part of the day. Some part of the day. It is emotional rescue of the poet. Now let us see कि nature helps the poet to overcome regret and sadness. These symbols are used in the poem. These words indicates towards these things. Now let us continue and what happened then. Imagery. Let us see about the imagery. अब imagery बेटा सबसे पहले आप इस वर्ड को देखिए. जो इमेजरी वर्ड बना है इमेज से इमेजरी वर्ड बना है. इमेजरी इन द डस्ट ऑफ द स्नो. जो इमेज उभर कर हमारे सामने आती है कि व्हेनेवर वी डिस्कस द डस्ट ऑफ स्नो, तो हमारी आंखों के सामने किस प्रकार की तस्वीर उभर कर सामने आती है. पोइट को वर्ड पेंटर भी कहा जाता है. हालांकि द पास्ट मास्टर ऑफ द वर्ड पेंटिंग इज नोन टू इज सेड टू जॉन किट्स. जॉन किट्स को एक्सपर्ट माना जाता है वर्ड पेंटर के रूप में. अब सबसे पहले जो विजुअल आंखों के सामने तस्वीर उभर कर आती है, एक क्रो. जब वर्ड आता है क्रो तो तस्वीर उभर कर सामने आती है क्रो की इमेज बनती है. स्नो, हेमलक ट्री, because we are not aware, we Indians are not aware about the hemlock tree, but the citizens of the UK, United Kingdom, they know this tree. That's why this hemlock tree, crow and snow इनकी इमेज जो उभर कर सामने आती है, तो विजुअल इमेजरी तो ये हो गई. इसका इफेक्ट क्या होता है कि इट क्रिएट्स क्लियर पिक्चर ऑफ ए स्नो विंटर सीन. कि विंटर ऋतु में जो फ्रेश स्नोफॉल हुआ है उसकी पिक्चर उभर कर सामने आती है और ये इफेक्ट हमें दिखाई देता है. अब देखिए कि कॉन्ट्रास्ट इमेजरी, विरोधी चीजें इस कविता में लिखी गई है. जैसे ब्लैक क्रो, क्रो का कलर कैसा हुआ, ब्लैक, और उससे ब्लैक का कॉन्ट्रेरी कौन सा हुआ, व्हाइट स्नो. ये तस्वीरें उभर कर सामने आती है, एक दूसरे के विरोधी कलर वाली चीजें. वन साइड शोज सैडनेस चेंजिंग इनटू होप. जो ये ब्लैक है ये टोटली किस में चेंज हो रहा है, व्हाइट में. तो यहाँ जो सैडनेस है किस में चेंज हो रहा है, होप में. तो ये कॉन्ट्रेरी इमेजरी है, एंड सेंसरी इमेजरी जो हमें फील होती है. स्नो फॉलिंग ऑन द पोइट. जब हम पढ़ते हैं कि द स्नो पार्टिकल्स ऑफ द स्नो फेल अपॉन द पोइट, जब उस पे गिरे तो हमें ऐसा महसूस होता है, ये सेंसेशन महसूस होता है जैसे कि हमारे ऊपर बर्फ गिरी हो और वो ठंड हमें महसूस हो रही हो. देन मेक्स द रीडर टू फील कोल्ड. जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें भी महसूस होता है कि कोल्डनेस हमें महसूस हो रहा है. एट द सेम टाइम पीसफुल एटमोस्फियर. जब कभी चारों तरफ बर्फ गिरी होती है तो वहाँ का जो एटमोस्फियर होता है वो पीसफुल होता है. सो सेंसुअल जो सेंसरी इमेजरी जो उभर कर सामने आती है वो होती है कि कोल्डनेस एंड पीसफुल एटमोस्फियर इंडिकेटिंग टुवर्ड्स दैट. कि as we have discussed that small natural events symbolize emotional. Here जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट काम में लेता है, ये किसी न किसी चीज को सिंबलाइज करते हैं. मोस्टली these emotional feelings are expressed in the poet. At the same time, in this poem, emotional healing is highlighted by the poet. विशेष जो इस कविता में उभर कर सामने आ रहा है वो इमोशनल हीलिंग है. कोई उसने मेडिसिन नहीं ली, कोई ट्रीटमेंट उसने नहीं लिया, बस उसकी भावनाएं चेंज हुई, भावनाओं की इमोशन चेंज हुई. चेंज होते ही क्या हुआ
कि पोइट का मूड ऑटोमेटिक चेंज हो चुका था। Here Rodford showed that even a teeny moment, छोटे से छोटे जो मोमेंट्स जो हम प्रकृति में व्यतीत करते हैं, नेचर के साथ व्यतीत करते हैं, कैन रिमूव सैडनेस एंड bring hope and positivity at the same time. It causes prosperity. So these imageries are used in the poem Snow of Dust. Now look at the beauty of the poem. Why this poem is famous? As you are the beginner of English poetry. So first thing, the beauty of the poem is alliteration. You will find alliteration means repetition of the consonant sound again and again. अगर एक ही consonant sound बार बार repeat होता है तो उसे alliteration कहते हैं. This is seen in the poem. Assonance, assonance, consonant, that vowel sounds, repetition of the vowel sounds. This is known as assonance and consonance. Consonance कहीं भी ये alliteration में mostly ये माना जाता है कि जो consonant sound होता है ये word के शुरू में पाया जाता है. Consonance का मतलब होता है कि जो consonant sound कहीं भी poem में चाहे बीच में आया हो, शुरू में आया हो, एंड में आया हो, अगर consonant sound बार बार रिपीट होता है एक ही consonant sound, then उसे कहते हैं consonance. Personification, when non-living things are behaved are expected to behave like the living thing, then it is known as personification. तो आप ये पाएंगे कि alliteration भी इस कविता में है, assonance भी है, consonance भी है, personification की कुछ झलक उसमें दिखाई देती है. Then एंजापमेंट है. एंजापमेंट का मतलब क्या होता है कि जो एक लाइन है वो थॉट वो कंटिन्यूटी नेक्स्ट लाइन में मिलता है. यानी मोस्टली कविताओं में अगर आप देखते हैं एक लाइन एक सेंटेंस के रूप में होती है, बट हियर इन दिस पोएम कि एक लाइन है वो एक सेंटेंस के रूप में नहीं है, वो कंटिन्यूटी है. अगर हम मोस्टली देखें एक ही सेंटेंस को में ही पूरी कविता बना दी गई है. मेटाफर, मेटाफर में क्या होता है कि क्वालिटी क्वालिटी का ट्रांसफॉर्म दूसरे, वन ऑब्जेक्ट क्वालिटी इज ट्रांसफर टू अनदर, कि एक जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी क्वालिटीज होती है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर दी जाती है. तो मेटाफर की झलक भी हमें इसमें मिलती है कविता में. एंड कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट विरोधाभासी चीजें, एक दूसरे की विपरीत जो चीजें होती है उसे हम कॉन्ट्रास्ट करते हैं कि जो इस कविता में पाया जाता है. एट द सेम टाइम व्हेन वी रीड दैट वर्ड रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज ए वर्ड पेंटर, ये जो वर्ड पेंटर यानी कि शब्दों से ही तस्वीर बना देना, इसे हम वर्ड पेंटिंग, या जो कवि अपने कविताओं में इस वे में लिखता है कविताओं को जो तस्वीर उभर कर सामने आती है, देन ही इज नोन एज द वर्ड पेंटर. एंड राइम स्कीम, राइम स्कीम का मतलब होता है कि कविता में, चलो राइम स्कीम आपको वहीं ये सारी चीजें उसी कविता में समझा देता हूँ. लेट अस सी द पोएम अगेन, ये उसी पोएम को हम देखते हैं तब ये डिस्कस करेंगे. देखिए हियर लेट अस सी नाउ. सबसे पहले आप देखिए द वे ए क्रो, द वे ए क्रो shook down on me, the dust of snow, the dust of the sound of way a, look at here, way a, it is assonance. The way a crow shook down on me, and dust of snow again. First thing, alliteration, assonance and consonance also. Consonance का एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि from this m sound, may sound, look at hemlock, m sound has given my heart, has given my heart a change of mood, a change of mood, and saved, look at here, as sound, some, as sound of a day I had ruined. Then look at here. If you see this complete poem, it seems there is like a single sentence is there. So it is the example of the hexamen. And one more thing, crow, snow. The first line matches with third. Me,
E sound, tree, E sound. Second lines matches with fourth. Heart, part, the sound. This line matches with this. Mood, rude. Look at here. This matches with this. Then we can say what is the rhyme scheme of the poem? A, B, A, B. A, B, A, B. It means the first line matches with third and that second line matches with fourth. This is the rhyme scheme of the first four lines. In the same way, the same rhyme scheme is used here also. The poem consists 8 lines. In this poem, 8 lines are found and we can say 2 stanzas. अब बात उभर कर सामने आती है कि स्टेंजा क्या होता है। अगर 4 जो लाइनें होती हैं, देखिए ये 2 लाइन्स की राइम स्कीम अगर मैच करती हो तो उसे हम कपलेट कहेंगे। अगर 4 लाइन्स की राइम स्कीम मिलती हो तो उसे हम स्टेंजा कहेंगे 4 लाइन्स की। एंड इफ 6 लाइन्स की राइम स्कीम मिलती होती है तो उसे हम सेस्टेट कहते हैं। अगर राइम स्कीम होती है 8 लाइन्स की देन इट इज नोन एज ऑक्टेव, उसे हम ऑक्टेव कहेंगे। Then we can say the poem is divided into there are 8 lines in the poem. These 8 lines are divided in 2 stanzas and rhyme scheme of both the stanzas is regular A B A B. Okay, my dear students. Now, if you want to ask anything uh, extra in the poem, you can give me a comment. जो भी आपको इस पोइट में कविता के बारे में कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ इसमें कुछ आपको नई चीज सीखने के लिए मिली है तो भी आप कमेंट करें। आप इस पोएम की एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए इस टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं।